इस वीडियो में हम बात करेंगे नाथसीवाद और हिटलर का उदय किस तरीके से हुआ है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 9th का, उसका चैप्टर है नाथसीवाद और हिटलर का उदय किस तरीके से हुआ था। तो ये हमारा कौन सा है, चैप्टर 3 है। इसमें क्या क्या बातें हैं बताई गई हैं वो हम देखते हैं कि किस तरीके से हिटलर का उदय होता है, किस तरीके से नास्तिवाद है इसका यहाँ पर उदय होता है। तो 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे कुछ सोच रहा था। तभी क्या होता है, तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई देती है। हेलमुट कान लगा करके उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करता है, यानी वो उनकी बातचीत को सुनने की यहाँ पर कोशिश करता है। और जब वो कोशिश करता है तो वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे और उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य है सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे स्वर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्रीय हमारे पास साथ है, वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाइज और यहूदियों के साथ में किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर के बाग में घूमने गए। वह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया था। दोनों ने बच्चों को यहाँ पर पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते यहाँ पर बिताया। और कुछ समय के बाद हेलमुट के पिता अपने दफ्तर में खुद को यहाँ पर गोली मार ली। तो हेलमुट के जो पिता हैं वो कुछ समय बाद में अपने खुद को गोली मार लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये हिटलर का है। और इसके बाएं में हम देखें, ये बाएं में है गयोब्स है बाएं की तरफ। सरकारी बैठक के बाद बाहर निकलते हुए ये चित्र दिखाया गया है। तो मित्र राष्ट्र की अगर बात करें, मित्र राष्ट्र क्या होता है, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किसने किया था, ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। और 1941 में क्या होता है, सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए थे। यानी कि सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में मित्र राष्ट्र का नेतृत्व था और उसके बाद में इसमें सोवियत संघ और अमेरिका भी शामिल हो जाते हैं। और मित्र राष्ट्र के गठबंधन में सोवियत संघ और अमेरिका जब शामिल हो जाते हैं तो उन्होंने धुरी शक्ति यानी कि जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया है। तो जैसे सोवियत संघ हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने सामना किया है जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर के। अब यहाँ पर जब बात करें कि उन्होंने गोली मार ली दफ्तर में, उनके पिताजी ने यानी हेलमुट के पिताजी हैं, उन्होंने गोली मार ली। तो हेलमुट की यादों में यह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में यहाँ पर जला दिया गया था, यानी घर के पास में यहाँ पर जला दिया गया। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ था उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुँचा कि अगले 9 साल तक वह घर में एक कौर भी नहीं खा सका। और उसे यही डर सताता रहता था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। हेलमुट को शायद समझ न आया, लेकिन हकीकत यह थी कि उनके पिता क्या थे, नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। जो एडोल्फ हिटलर है उसके कट्टर समर्थक थे। हेलमुट के जो पिता है वो नाज़ी थे। आप में से कई बच्चे हैं नाज़ी और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपने शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। यानी कि हिटलर जो है जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की कोशिश कर रहा था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। और आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं था। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम नाज़ीवाद था। तो समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि नाज़ीवाद का मतलब क्या था। इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या जो क्यों की थी, क्योंकि वो नाज़ी था ऐसा बताते हैं। तो उन्होंने नाज़ी होने की वजह से आत्महत्या क्यों की थी, वे किस चीज़ से यहाँ पर डरे हुए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने यहाँ पर समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री जो थे ग्योब्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। तो किसने आत्महत्या कर ली थी, हिटलर और उसके प्रचार मंत्री थे ग्योब्स ने बर्लिन का एक बंकर था, बंकर में पूरे परिवार के साथ उन्होंने आत्महत्या कर ली थी अप्रैल में। और युद्ध खत्म होने के बाद में न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों
मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमे चलाने का जिम्मा यहाँ पर सौंपा गया। और युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उनके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा हुई। और ये कृत्य क्या थे, इन कृत्यों के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं नाज़ी शब्द क्या है। नाज़ी जो शब्द है वो जर्मन भाषा के शब्द नाज़ी योनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है, यानी ये जो नाज़ी योनाल है इससे ये निकाला गया है। नाज़ी योनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को यहाँ पर नाज़ी कहा जाता था। अब दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी थे, 2 लाख यहाँ पर जिप्सी थे और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी यहाँ पर मार डाले गए थे। इसके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी यहाँ पर मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑस्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहाँ जहरीले गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही यहाँ पर मौत की सज़ा दी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा ये सज़ा दी गई थी वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध में आखिरी में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे हैं उससे भी नाज़ी जर्मन के उदय में योगदान दिया गया था। और यह अनुभव जो क्या था, वो किस तरीके का अनुभव था, उसके बारे में बात करते हैं कि क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के लोग हैं किस तरीके के अनुभव से गुजरे थे, वो अनुभव ही क्या है, नाज़ी जर्मन के उदय में योगदान देते हैं। तो वो अनुभव क्या थे उनके, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखें वाइमर गणराज्य का जन्म होता है। वाइमर गणराज्य का जन्म किस तरीके से होता है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में या 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती साल थे, तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मन एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ में मिलकर के मित्र राष्ट्र जो कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के खिलाफ लड़ा है। तो पहला विश्व युद्ध किस किस के खिलाफ हुआ था, एक तरफ थे जर्मन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया साम्राज्य, दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया। इनके साथ में पहला विश्व युद्ध होता है जर्मनी का। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियों की यह सोच इस युद्ध में कूद पड़ी थी, उन्हें जल्दी ही विजय यहाँ पर मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फ़ायदे की यहाँ पर उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। पूरे यूरोप की आर्थिक दृष्टि से यहाँ पर निचोड़ के रख दिया इस युद्ध ने, और फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में यहाँ पर सफलता हासिल की है। क्योंकि जर्मनी है स्टार्टिंग में क्या है, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा कर लेता है। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, क्योंकि 1917 में अमेरिका भी यहाँ पर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस में शामिल हो जाता है, यानी मित्र राष्ट्रों में जब अमेरिका यहाँ पर शामिल हो जाता है, तो इस खेमों को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर यहाँ पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट की पदत्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मनी राजनीतिक व्यवस्था में एक नए सांचे में डालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया था। और इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी कि यहाँ पर राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया। लेकिन यहाँ पर एक नया गणराज्य है, खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों के रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में क्या हुआ था, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें यहाँ पर थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई जो शांति संधि है जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी, और इस संधि की वजह से जर्मन को अपने सारे उपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% यहाँ पर लोहे के भंडार, 26% कोयला भंडार,
फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लुधियाना के हवाले यहाँ पर करने पड़े हैं। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया था और यहाँ पर युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद यानी कि वार ग्लट क्लॉज, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया गया और इसकी एवज में यहाँ पर उस पर 6 अरब पौंड का यहाँ पर जर्मनी पर जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले जो कि राइनलैंड पर भी यहाँ पर जो खनिज संसाधन वाला था राइनलैंड, तो राइनलैंड पर भी 20 के दशक में लगभग मित्र राष्ट्रों का ही यहाँ पर कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल हिसार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया है। तो यहाँ पर जर्मनी की अगर 1914 की हालत हम देखें, वर्साय की संधि के बाद में जर्मनी का क्या हाल होता है, तो यहाँ पर 1914 में जो जर्मनी है वो ये इस तरीके से है, ये पूरा 1914 का जर्मनी है। और उसके बाद में जर्मनी से ले ली गई जो ज़मीन है जैसे कि लारेन है, ये जर्मनी से ले लिया गया। पोसेन प्रेसा है, ये जर्मनी से ले लिया गया। इधर लिथुआनिया है, ये जर्मनी से ले लिया गया। डेनमार्क है, जर्मनी से ले लिया गया। उत्तरी स्लेस्विंग है, ये जर्मनी से ले लिया गया। बेल्जियम है, जर्मनी से ले लिया गया। फिर है लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली ज़मीन कौन सी है? लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली जो ज़मीन है वो यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर डेल्जिंग है, लीग ऑफ लेथेंस के लिए। और यहाँ पर वैसैनीकृत क्षेत्र है, यहाँ पर सेना को नहीं रख सकते थे, तो जैसे कि राइनलैंड है वैसैनीकृत क्षेत्र था। अब इस युद्ध का असर क्या हुआ? युद्ध के असर की अगर हम बात करें, इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़ करके रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वाले का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते कर्जदारों का महाद्वीप यहाँ पर बन गया। विडंबना यह थी कि पूरे साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइजर गणराज्य से वसूल किया गया। ये जो वाइमर गणराज्य है, नवजात वाइमर गणराज्य, इससे पूरा हर्जाना यहाँ पर वसूल किया गया। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी यह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों ने या वाइमर गणराज्य के जो हिमायती थे, हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी और पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया गया। नवंबर के अपराधी कह करके उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था और इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर यहाँ पर पड़ा है। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया के खंदकों की ज़िंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर गौण हो गई, जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। और उस वक्त लोकतंत्र एक नया और एक बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली और अस्थिरता का सामना यहाँ पर नहीं कर सकता। हर्जाना की अगर बात करें, हर्जाना क्या है? किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना हर्जाना कहलाता है। खंदक क्या होता है? युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए जो गड्ढे हैं वो कहलाते थे खंदक। अब राजनीतिक रेडिकलवाद की बात करें, यानी आमूल परिवर्तनवाद या राजनीतिक रेडिकलवाद क्या है? और राजनीतिक रेडिकलवाद और उसके साथ में हम देखते हैं आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई वैश्विक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी यहाँ पर स्पार्किस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम यहाँ पर देने लगी। तो यहाँ पर स्पार्किस्ट लीग रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये अपनी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियत यहाँ पर बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर के इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला लिया और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के
क्या है, फ्री कोरका नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया गया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्किस्टो ने जर्मन में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और उसके बाद में कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल संसाधनों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने लगे। जैसे यहाँ पर वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज़ के नोट यहाँ पर लादे गए और 1923 में जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए बहुत सारे नोटों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर के लड़ा था और युद्ध के बाद जो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी यहाँ पर बढ़ना पड़ा था। इस दौरे बोझ से जर्मनी के जो स्वर्ण भंडार हैं लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुँच गए थे और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया और इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनियों के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया और वह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। और जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना यहाँ पर शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसका मुद्रा मार्क का मूल्य है यहाँ पर तेज़ी से गिरने लगा और अप्रैल में एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क पहुंच गई। और इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे और जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई ज़रूरी चीज़ों की कीमत आसमान को छूने लगी। तो रेखा चित्र में हम देख सकते हैं रात को सोने के लिए कतार में खड़े बेघर लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं और रेखा चित्रों में जर्मनी नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर करके ले जाते हुए दिखाया गया है। जर्मन साम्राज्य दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया था और इस संकट के बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम यहाँ पर दिया गया और जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम यहाँ पर दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा यहाँ पर तय किया गया। अब बात करते हैं मंदी के साल। मंदी के साल में क्या होता है और मंदी के साल में क्या क्या बातें हैं यहाँ पर बताई गई हैं, उसकी अगर हम बात करें तो 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही है और यह स्थिरता मानो रेत के ढेर बढ़ रही थी। जर्मनी निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित थे और जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर यहाँ पर बेच दिए गए और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत ख़राब थी, सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया था और इस मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारी की जो संख्या है वो 60 लाख तक पहुंच गई थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो कोई भी काम करने वाले को तैयार हैं, लिखी तख्ती गले में लटकाए हुए रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए गए थे या नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े यहाँ पर पाए जाते थे। और जैसे जैसे यहाँ पर क्या है रोजगार की डिमांड बढ़ती जाती है तो क्या होता है, जैसे जैसे रोजगार की डिमांड है बढ़ रही थी और रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था और यह दोनों तरफ गहरी हताशा का यहाँ पर माहौल था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की बात करें, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज और यहाँ पर लाइन पे सोते लोग हैं दिखाए गए हैं। लाइन पर सोते लोग महामंदी के दिनों में बेरोजगारी को न केवल वेतन की उम्मीद रहती थी, न ही ठौर ठिकाने की। जाड़ों में जब उन्हें सर छिपाने की जगह चाहिए थी तो उनके लिए उन्हें पैसा देना यहाँ पर पड़ता था। उसके बाद में यहाँ पर आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था,
मध्य वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग, खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय यहाँ पर सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही दर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बन करके रह जाएंगे और हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही नहीं रह जाए। अब सिर्फ संगठन मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौज को, उनके मोल भाव क्षमता को भी यहाँ पर चोट पहुँचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी यहाँ पर डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इसमें एक कमी थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित। इस प्रावधान की वजह से किसी पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था और हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। और दूसरी समस्या थी अनुच्छेद 48 की वजह से, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश को जरिए शासन चलाने का अधिकार यहाँ पर दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उसकी औसत अवधि है 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। और इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया और पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान यहाँ पर नहीं खोज पा रही थी। तो सर्वहारायण होता है गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुँच जाना, वो कहलाता है सर्वहारायण। अब बात करते हैं कि हिटलर का उदय किस तरीके से हुआ। तो हिटलर के उदय की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर की सत्ता में पहुंचने का रास्ता यहाँ पर साफ कर दिया, क्योंकि इस संकट की वजह से ही हिटलर है राजनीतिक सत्ता में पहुँचे थे। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध के दौरान या पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया और भर्ती के बाद उसे अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम दिया गया। तो यहाँ पर कारपोरल बना। बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय से तो उसे हिला ही दिया, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे उसने संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया गया और इसी पार्टी के बाद में नाथसी पार्टी के नाम से भी जाना जाने लगा। 1929 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बार्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की यहाँ पर योजना बना ली थी और इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय के बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता के बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि 1922 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्य वर्ग को लाचारी, भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती है। 1929 में नाज़ी पार्टी को यहाँ पर जर्मन संसद राइखस्टाग के यहाँ पर जर्मन संसद था राइखस्टाग, तो जर्मन संसद राइखस्टाग के लिए कुछ चुनावों में महज 26% यहाँ पर वोट मिले थे और 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। उसे यहाँ पर 37% वोट मिले थे। तो यहाँ पर प्रोपेगेंडा जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार है। पोस्टर, फिल्म और भाषणों के द्वारा इसका प्रचार किया जाता है। उसके बाद में न्यूरेमबर्ग रैली जो है 1936 की दिखाई गई है, ये न्यूरेमबर्ग रैली है और इस तरह की रैलियाँ हर साल आयोजित की जाती थी और नाज़ी सत्ता का प्रदर्शन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे और उनके प्रति निष्ठा की शपथ लेते हुए उनके भाषण यहाँ पर सुनते थे। तो जब ये चुनाव यहाँ पर मिले, 37% वोट यहाँ पर मिले पार्टी को, हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को बिल्ला कर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा
और उसने यहाँ पर आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभावों से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों को वो मुंह तोड़ जवाब देगा। तो हिटलर के द्वारा कतारों के सामने यहाँ पर भाषण दिया गया है। हिटलर के द्वारा लंबी और सीधी कतारों को देख सकते हैं। इस तरीके से मध्यम में नाथसता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो हिटलर ने राजनीतिक और एक नई रैली रची और यह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ और जनसभाएँ आयोजित की हैं। और स्वाभाविक है कि छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाजे में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें हैं शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को एक छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती है जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका है और वह भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र की अगर ध्वंस की बात करें, लोकतंत्र का ध्वंस किस तरीके से होता है, लोकतंत्र की जो मान मर्यादा है किस तरीके से लोग हैं फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 23 जनवरी 1933 की बात है। 30 जनवरी 1933 को जर्मन हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद यहाँ पर पदभार संभालने का मौका यहाँ पर दिया। राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग ने, तो हिटलर को यहाँ पर चांसलर का पदभार संभालने का न्योता देते हैं और यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद यहाँ पर होता था। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए बड़े रहस्यमय अग्निकांड में उनका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 के जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए हम बात कर रहे हैं। अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेम और सत्ता करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। लगभग 5 लाख की आबादी वाले यहाँ पर ड्यूसेसलाडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए और लोगों की बची कुछ फाइलों में 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का हिस्सा यहाँ पर बनाया है। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है। ये कंसंट्रेशन कैंप बिजली का करंट दौड़ते कटीले तारों से घिरे होते थे। तो 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया और इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित की गई और इस कानून ने हिटलर को संसद का हाशिए पर धकेलने के लिए केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया था। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई है। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया है और पूर्व समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टार्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्तापो यानी कि गुप्तचर राज्य पुलिस और SAS अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा सेवा यानी HD, इनका भी गठन किया गया और नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हो गई और गोश्तकों की यंत्रणा गृहों में की गई, कैद किए जा सकते थे। नए दोस्त किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश निकाला जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस वालों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो पोस्टरों से घोषणा आपकी फॉक्सवैगन में रख सकते हैं यहाँ पर। फिर पुनर्निर्माण किस तरीके से होता है? हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हालमार सख्त को सौंपी थी और सख्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया और मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी।
विदेशी नीति के मोर्चे पर हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया। 1936 में राइनलैंड पर दोहरा कब्जा किया गया और एक जन, एक साम्राज्य और एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया। और उसके बाद में उसने यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले यहाँ पर जर्मनवासी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा कर लिया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़कंप यानी कि हड़प लिया गया। और इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों की वजह से ऐसा लगा कि देश को नियति अब पलटने वाली है। तो यहाँ पर वृद्ध जर्मन की अगर बात करें तो वृद्ध जर्मन, ये येलो वाला पार्ट है, ये वृद्ध जर्मन है। फिर तटस्थ देश की बात कर सकते हैं, स्वीडन तटस्थ देश है, स्पेन पुर्तगाल तटस्थ देश है। इटली और उसके इलाके की बात करें, इटली और इसका इलाका कहाँ पर है, ओ तटस्थ देश हो गया। जर्मन कब्जे वाले इलाके हम बात कर सकते हैं, जर्मन कब्जे वाले इलाके यूरोप, पोलैंड, फ्रांस, ग्रीस, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, नॉर्वे और जर्मन कब्जे वाले देश हो गया हमारा। उसके बाद में हम देखते हैं हिटलर यहाँ पर नहीं रुकता है और सख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियार पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में चल रहा है। लेकिन नाज़ी जर्मन में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। सख्त को अब उसके पद से हटा दिया गया और हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और उसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी इसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मन ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दबाव और मजबूत हो गया और यूरोप के ज़्यादातर लोगों में नाज़ी जर्मन का समर्थन यहाँ पर करने के वाली तो यहाँ पर यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मन का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई और 1940 में अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान है पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया और वह जर्मनी जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया और हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी और इस आक्रमण से जर्मनी, पश्चिम फ्रांस और यूरोप वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ सकता था, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी की नाकों और चने यहाँ पर चबा रही थी। और यहाँ पर सोवियत लाल सेना ने यहाँ पर स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने का मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिक ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया और अंत में बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे और इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूरे यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया था। अमेरिका युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं दोहरा सकता था, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सका। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी और उसने फ्रेंच, इंडोनेशिया, चाइना पर कब्जा कर लिया और फ्रांस महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। और जब जापान ने हिटलर के समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों की बमबारी का यहाँ पर निशान बनाया गया। तो हम बात करें, अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा था और यह युद्ध मई 1945 में अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ ख़त्म हुआ। तो हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर जैसे ही यहाँ पर ये युद्ध समाप्त हुआ, मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर और उसकी अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के संक्षिप्त ब्यौरे के बारे में अब एक बार हम फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं और युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, जब ये कहानी की बात करेंगे तो नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण क्या है उसके बारे में बात करें, यानी नाज़ी है वो विश्व के बारे में क्या सोचते हैं, विश्व का दृष्टिकोण नाज़ियों का क्या है। तो नाज़ियों ने जो अपराध किए थे वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं और एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। ये पृथ्वी न तो किसी के हिस्से में मिली है न ही तोहफे में, नियति ने यह उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इनको बचाए रखने का साहस है, जिसके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया की सबसे बुनियादी अधिकार है
जीवन का अधिकार बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के अलावा एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने में रास्ते ढूंढ लेता है। तो नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी और इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। ये नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मनी आर्य सबसे ऊपर और यहूदी सबसे नीचे पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी कि आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों में उनकी बाहरी रंग रूप में के हिसाब से जर्मनी आर्य और यहूदियों के बीच में रखा जाता था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हवर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे और जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधे और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया है। बाद में हवर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। और इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा बच सकती हैं। और यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों के राजनेताओं ने यहाँ पर पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाज़ियों का दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी और आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, ताकत हासिल करनी चाहिए, दुनिया पर वर्चस्व करना चाहिए। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू था लिब्रेनस्त्राउम यानी जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा सम्मिलित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना चाहिए, इससे मात्र क्षेत्रफल का भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वाले लोगों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल पेश नहीं होगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मनी राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं और पैमाना चाहता था, लेकिन सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके और पोलैंड की इस धारणा की अगली प्रयोगशाला के लिए यहाँ पर बनाया गया। नार्डिन जर्मन आर्य क्या है? आर्य बताए जाने वाले की एक शाखा है नार्डिक जर्मन आर्य है और ये लोग पश्चिम यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मनी या फिर मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लांड क्या है? नीली आंखों और सुनहरे बालों वाले हैं, वो ब्लांड कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने विरासत, जैसे जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के लिए सपनों को लागू कर दिया गया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मनी साम्राज्य में मौजूदा उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते हैं और नाज़ी शुद्ध और स्तरिक नाड़ी कार्यों को समाज बनना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल वही लोग उन्हें किसी तरक्की या फिर वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित था। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वे मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ऐसे थे जिन्होंने अवांछितों की श्रेणी में रखा था। इसके अलावा कई नस्ल भी थी जिन्हें किसी इंसानियत के लिए असीसप्त थी। जर्मनी में रहने वाले यहाँ पर जिप्सियों और हैसियतों को पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई, बाद में उन्हें मार दिया गया। रूस और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य कमतर माना लगा और जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामी की तरह काम करने पर झोंक दिया गया और उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक कभी नहीं माना गया और उसके लिए बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से यहाँ पर मर गए थे। अब यहाँ पर बात करें, नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का था। यहूदियों के प्रति नाज़ियों का दुश्मनी का आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूदा परंपरागत घृणा थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था और ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे और मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेंटो यानी कि दड़वा यहाँ पर कहा जाता है।
नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार अपनी सफाया करते थे। उन्हें के खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी उन्हें अपनी बस्तियों से खेदेड़ दिया गया था, लेकिन ईसाइयों ने उन्हें बचने का एक रास्ता दे दिया गया और यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। और आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई और धर्म को अपना लिया और जानते बूझते जर्मनी संस्कृतियों में डाल दिए गए। लेकिन यहूदियों के प्रति जो है हिटलर की घृणा, जो नस्ल का छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी, इस नस्ल में या इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। जिप्सी क्या होता है? जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूह को अपनी सामुदायिक पहचान थी। जिप्सी और सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय हैं। सूदखोर क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलने के लिए वाले जो महाजन हैं। और इस शब्द का प्राय गाली के रूप में किया जाता है। घंटों किसी समुदाय में और उसे अलग करके रखना है। फिर है नस्ली कल्पना लोग यानी कि यूटोपिया। तो यूटोपिया के बारे में बात करते हैं। नस्ली कल्पना शोक है जिसे यूटोपिया कहते हैं। तो यूटोपिया में क्या बताया गया है? युद्ध के साये में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना शोक और आदर्श के विश्वविद्यालय के निर्माण में लग गए थे। जनसंहार युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पराजित पोलैंड को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया गया और उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा है जर्मनी में मिला लिया गया और पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल और ऐसबाब छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां ला करके बसाया जा सके। इसके बाद में पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ करके जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में ला करके रख दिया गया। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया और यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन करके जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास में पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब थे तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें आश्रय गृहों में डाल दिया जाता था जहां उनमें से ज़्यादातर बच्चे मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ वैज्ञानिकों घंटों और गैस चैम्बर भी, इसलिए वहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। उसके बाद में बात करें, यहूदियों को गैस चैम्बरों को ले जाने वाली एक मालगाड़ी है। यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाती है गाड़ी है। मौत का सिलसिला किस तरीके से शुरू होता है? तो पार्क में रखी बेंच केवल आर्यों के लिए है यहाँ पर। तो पहला चरण बहिष्कार होता है 1933 से 1939 के बीच में। हमारे बीच तुम्हें नागरिक की तरह रहने का कोई हक नहीं है। तो न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 में बताया गया है कि जर्मन और से संबंधित रक्त वाले व्यक्ति भी जर्मनी नागरिक होंगे, उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी है। यहूदियों और जर्मन के बीच विवाहेतर संबंधों को आपराधिक घोषित कर दिया गया था। यहूदियों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। अन्य कानूनी उपाय हम देखें, यहूदी व्यवसायियों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकाल जाना, यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री कर दी गई। इसके अलावा नवंबर 1938 के जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस-नहस कर दिया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घरों जला दिए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास निकली बस यही है, गेटो के लोगों के पास जीने का अधिकार यहाँ पर नहीं था। दूसरा चरण आता है दंडवाबंदी। दंडवाबंदी क्या है? तुम्हारे हमारे बीच में रहने का कोई हक नहीं है, यानी तुम्हें हमारे बीच में रहने का कोई हक नहीं है, उसे हम कहते हैं दंडवाबंदी। सितंबर 1941 में सभी यहूदियों को झोंक में दे दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर सकेंगे। इसके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी पहचान चिन्ह छाप दिया जाता है। और जर्मनी में उन्हें यहूदियों मकानों में और पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की लोहाज और बारसा जैसी जो गेटो बस्तियों में यहाँ पर कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा गया। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। गेटो में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने को मजबूर किया गया और कुछ समय में
यहाँ पर उस समय में घंटों बस्तियों में बचना, भुखमरी, गंदगियाँ और बीमारियों का साम्राज्य यहाँ पर व्याप्त हो गया। फिर तीसरा चरण आता है सर्वनाश का 1941 के बाद। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, इस तरीके से बोला जाता है। गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर हैं यहाँ पर, और भागने की कोशिश में मौत यातना, यानी कि यातना गृह के चारों तरफ लगी तारों में करंट था। तो समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृहों और घंटों बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ी में भर भर के मौत के इस कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड व अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जिक, ऑस्विट्स, सोबिबोर, त्रिवलिका, चेलमनो और मायदानेक में उसे गैस चैम्बर में सौंप दिया गया। उसके बाद हम बात करें, ये यातना गृह हैं, ये यहाँ पर अंतिम समाधान के लिए पहले कैदियों में छीने गए हैं ये। और नेक्स्ट है एक यातना गृह। फिर है नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति क्या थी। तो नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति है वो हम बाद में देखेंगे।